राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे देवरानी जेठानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संजना नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी। ससुराल में संजू की जेठ जेठानी, जो जेठानी का नाम दिव्या और जेठ का नाम सागर, और संजना और उसका पति अनमोल थे। संजना का जेठ सागर भी नौकरी करता था और संजू का पति अनमोल भी नौकरी करता था। दोनों ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। कुल मिलाकर एक छोटा परिवार था। सास ससुर गुजर चुके थे। देवर अनमोल की शादी दिव्या और सागर ने ही की थी। संजना जब ब्याह कर आई थी तभी उसके मायके वालों ने उसे सिखा दिया था कि देख संजना, तेरे सास ससुर तो है नहीं, सो सारा कुछ तेरी जेठानी ने अपने हाथों में ले रखा होगा, और क्या पता वह तेरे पति की सारी तनख्वाह भी ले लेती होगी और सारे घर का खर्चा तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाकर सबसे पहले अपने पति अनमोल को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू अपने पास रखना। जब दोनों भाई अलग अलग कमाते खाते हैं तो अपना अपना खर्चा चलाएंगे, और वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई रहती है तो भाभी देवर के सारे पैसे ले लेती होगी। और पता भी क्या क्या उल्टे सीधी सीख देकर संजना के मायके वालों ने संजना को ससुराल भेजा था। संजना ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी और उसने देखा उसके पति अनमोल और जेठ सागर में बहुत अच्छी बनती थी, और साथ ही उसकी जेठानी दिव्या की भी सागर से बहुत अच्छी बनती थी, और दिव्या संजना के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में संजना ने अपनी जेठानी से पूछा, भाभी, घर का खर्च कैसे चलता है? मम्मी पापा तो हैं नहीं, फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह वगैरह यह सब कौन देता है? दिव्या को यह सब सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने बोला, हाँ संजना, अब तुम नई नई हो तो तुम्हें बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि अब तक तो मैं अकेली कई सालों से इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर को गुजरे तो सालों हो चुका है और मेरी शादी हुई लगभग शादी को 15 साल हो चुके हैं। जब तक सासू ससुर थे तो सारा घर सासू माँ देखती थी। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही इस घर में थी तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा, और अब तक तो मैं और तेरे जेठ जी इस घर का खर्चा चला रहे थे संजना, क्योंकि अनमोल की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है, और जो छोटे मोटे सामान होते हैं अगर अचानक जरूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तो तुम्हारे जेठ जी या अनमोल, मैं उनसे कह देती हूँ, वही ले आते हैं। अब बिजली का बिल वगैरह भी जिसे भी फुर्सत मिलती है वह भर देता है। पिछले 1-2 महीने से क्योंकि अनमोल की नौकरी लगे तो अभी वक्त ही कितना बीता है, और ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं, पर अनमोल की नौकरी से पहले सब कुछ तुम्हारे जेठ जी देख रहे थे, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चल रहा है। यह सब सारी बातें सुनकर संजना को यही लगा कि दिव्या भाभी बातें झूठ बोल रही है और सारे घर के खर्च वह अनमोल से ही निकलवाती रही होगी, और अब उसके सामने शानी बन रही है। उसकी मम्मी और बाकी मायके वाले सही बोल रहे थे। दिव्या अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती होगी, सारे खर्चे उसके पति अनमोल से करवाती होगी। संजना ने सोचा अब उसे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करा हुआ है, और संजना ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन दिव्या ने अपने देवर अनमोल से कहा, देवर जी, घर में बेसन नहीं है
और आपको पकौड़े खाने हैं तो जाकर जल्दी से बेसन लेकर आइए, और हाँ, तेल भी लेते आना, वह भी खत्म होने को है। अनमोल तुरंत ही बाजार जाकर बेसन और तेल लेकर आ गया। संजना को लगा कि बेसन और तेल मेरे पति ने लाया और पकौड़े सब खाएंगे, और उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर संजना ध्यान देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अनमोल ऑफिस से लौटते वक्त जलेबियां लेकर आया। अनमोल ने काफी जलेबी लाया था, पर संजना को लगा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और अनमोल इतनी जलेबियां लाए हैं तो हम 2 लोग ही खाएंगे, और भाभी 4 लोग हैं क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं, तो यह तो ठीक बात नहीं है क्योंकि वे ज्यादा लें और हम कम लें, क्योंकि सारा खर्चा मेरा पति ही करता है। और संजना ने आधी जलेबियां निकालकर अपने कमरे में चुपचाप रख ली और बाकी जलेबियों को किचन में रख दिया। और दिव्या जब किचन में गई और जलेबियों को देखा तो उसे लगा अनमोल इतनी कम जलेबियां तो कभी नहीं लाता, आज जलेबियां कुछ कम ही हैं। दिव्या के दोनों बच्चों को जलेबियां बहुत पसंद थी, लेकिन कम जलेबियां होने की वजह से दिव्या ने थोड़ी थोड़ी जलेबियां बच्चों को दे दी और बाकी भी बांट दी। बच्चे हल्ला कर रहे थे, इतनी कम जलेबी चाचा लेकर आए हैं। तो संजू ने मजाक मजाक में बोल दिया, तो पापा को फोन कर दो बेटा, पापा और जलेबियां लेकर आ जाएंगे। जरूरी है कि चाचा जलेबी लेकर आए तभी जलेबियां खाई जाए। दिव्या को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने बच्चों को डांटा कि जितनी जलेबियां हैं उसे चुपचाप खाओ, हो सकता है जलेबियां ना मिली हो इसलिए चाचा ने कम जलेबियां लाए हो। इस तरह से यह बात वहीं पर खत्म कर दी दिव्या ने, क्योंकि वह बवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनमोल को भी यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज तक उसके घर में इस तरह की बात हुई नहीं थी और किसी ने भी नहीं की थी। बाद में मौका पाकर संजना ने अपने कमरे में छुपाई गई जलेबी चुपचाप खा ली। संजना को लगता था घर का सारे खर्चे उसका पति अनमोल करता है और जेठ जी कुछ भी नहीं खर्च करते, बल्कि दिव्या अपने सारे पैसे बचा लेती है। और संजना हिसाब लगाने लगी, अब तक दिव्या ने उसके पति से कितने पैसे मार लिए होंगे और मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया, संजना ने तुरंत जेठ जी सागर को बिल थमाते हुए बोला, भैया यह बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर देना। दिव्या को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी, और उसे समझ में आ रहा था कि संजना को लगता है सारा कुछ उसका पति अनमोल ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और संजना को कुछ भी पता नहीं था कि कौन क्या खर्च करता है। फिर भी अभी संजना की शादी हुई थी और संजना की शादी को 1-2 महीने ही हुए थे, इसलिए दिव्या कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर दिव्या कुछ बोलती तो लोग सोचते कि देखो इतने दिनों से साथ चल रहा था। देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसलिए दिव्या चुप हो जाती थी। संजना को लगता था कि संजना का पति अनमोल अपने भाई सागर से बहुत ज्यादा कमाता है और जेठ जी सागर की कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए दिव्या अपना सारा खर्चा अनमोल से निकलवाती रहती है। पता नहीं संजना को यह क्यों लगता था। संजना अनमोल के हर खर्चे पर अपनी नजर और कोशिश करती थी कि अनमोल कम से कम खर्च करे। दिव्या यह सब कुछ काफी दिनों से देख रही थी और वह घर में कोई बवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वह उस प्रेम को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। संजू के जेठ जी सागर बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। उन्हें बहुत ज्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बहुत छोटी छोटी चीजों में ही प्यार और अपनापन ढूंढते थे और कभी कोई बड़ा दिखावा नहीं करते थे। इसलिए संजना को लगता था कि उसके जेठ जी की कोई खास आमदनी नहीं है। जैसे कि करवा चौथ के त्योहार पर
अनमोल संजना के लिए एक महंगा मंगलसूत्र लेकर आया था और जेठ जी एक गजरा दिव्या को पहना रहे थे, जिसे देखकर संजना इतरा रही थी कि देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का मंगलसूत्र पहना रहा है और तुम्हारा पति एक गजरा। क्योंकि तुम्हारे पति की हैसियत नहीं है तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने की, ऐसा मन ही मन संजना सोच रही थी। ऐसे ही एक बार संजना के जन्मदिन पर संजना और अनमोल बाहर खाना खाने गए। संजना को लगता था दिव्या और सागर कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि सागर बहुत सरल स्वभाव का था और दिव्या को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था। इसलिए सच में उन लोगों का बाहर जाना बहुत कम होता था और वैसे भी उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे। यह सब कुछ शुरू शुरू में ही अच्छा लगता है, बाद में समय के साथ साथ सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन संजना को यह सब कुछ नहीं पता था कि दिव्या भी अपनी शादी के कुछ सालों तक इसी तरह का जीवन जीती थी, पर समय के साथ परिवर्तन आना लाजमी है। इसलिए अब दिव्या और उसके पति बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। दिव्या के जन्मदिन पर जेठ जी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, बस मोतीचूर के लड्डू लाए थे, क्योंकि दिव्या को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे। संजना को लगता था कि जब औकात ही नहीं है तो जेठ जी दे ही क्या सकते हैं। इसलिए संजना अनमोल को और बांध कर रखती कि कहीं अनमोल अपना पैसा अपने भाभी और भाई के ऊपर खर्च ना करता रहे। संजना हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही थी और दिव्या के भी बर्दाश्त की सीमा खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है और कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते नहीं निभा सकता। अपनी शादी की सालगिरह पर अनमोल ने संजना को बहुत सुंदर सोने का हार और साड़ी लाकर दी थी। अनमोल एक जैसी 2 साड़ी लाया था और एक उसने अपनी भाभी दिव्या को दे दी। संजना ने इतराते हुए बोला, लो भाभी, आप भी ये महंगी साड़ी पहन लो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, उनकी हैसियत तो है नहीं आपको महंगे तोहफे देने की। कोई बात नहीं भाभी, आपके देवर की हैसियत तो है। देखिए जैसे साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाए हैं वैसी साड़ी भाभी के लिए भी लाए हैं। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवाने वाले हैं, उनका बजट तो होता ही नहीं होगा ना। अपने पति के लिए संजना के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर दिव्या का खून खोल गया। अनमोल भी हैरान रह गया कि यह संजना भाभी से कैसी बातें कर रही है। उधर सागर से भी संजना की यह सारी बातें सुन ली थी सागर ने, और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा था संजना की कटीली बातों से। अनमोल बहुत जोर से संजना से बोला, संजना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह की बातें करने की और भैया के बारे में इतनी गलत बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने? संजना ने भी जोश में बोला, हाँ हाँ, भाभी ने तुम्हें अपने पल्लू से जो बांध रखा है तो तुम भाभी की साइड तो लोगे ही। वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तुम ही तो चला रहे हो, भाभी का सारा परिवार तो तुम ही देख रहे हो, तो तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खुद की तो कोई कमाई तो है नहीं और भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं यह सब कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कल को हमारे भी बाल बच्चे होंगे, हमारी भी जरूरतें बढ़ेंगी और तुम अपना सब कुछ अपने भैया भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तुम कान खोलकर सुन लो, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे और तुरंत कोई नया घर लेने का इंतजाम करो। इतना पैसा तो तुम कमाते ही हो कि एक घर ले सकते हो। भले ही तुम्हारे भाई ना कमाते हो तो यह घर हम उन्हें दे देंगे दान में, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं
कि वह घर ले सकें तो माँ बाप का घर वह रख लें, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहती। संजना पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। बिना कुछ जाने अनमोल और सागर तो उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। संजना की बातें, कितनी गंदी गंदी बातें वो कर रही थी, कितनी बदतमीजी से वो बोल रही थी। सागर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि संजू उसके बारे में इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकती है, और अनमोल तो शर्मिंदगी से नजर ही नहीं उठा पा रहा था। उसकी पत्नी इतनी गंदी बातें उसके बड़े भाई और भाभी के लिए बोल रही है, लेकिन दिव्या की आंखों में अंगारे उतर आए थे और आज वह संजना का सारा गुमान उतारने वाली थी। उसने बहुत जोर से दहाड़ा, बोली, संजना अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो तुम्हारी जबान काट दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चला रही हो, और मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। और किस गुमान में जी रही हो संजना तुम? तुम्हारा पति बहुत ज्यादा कमाता है और मेरा पति कुछ नहीं कमाता। दिमाग है तुम्हारे पास क्या? दिखावा करने से ही सब कुछ होता है। 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को और मेरी शादी को लगभग 16 साल होने को हैं। तो क्या हम शादी के 16 साल बाद भी यह सब छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहें? यह सब शादी के 1-2 सालों तक ही ठीक लगता है संजना। उसके बाद परिवार बढ़ता है और यह सब चीजें बंद हो जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगला व्यक्ति कमा नहीं रहा है। तुम्हें क्या लगता है संजना, तुम्हारे जेठ जी दिखावा नहीं करते? करवा चौथ पर मुझे सिर्फ गजरा पहनाते हैं, मेरे जन्मदिन पर सिर्फ मोती चूर के लड्डू लाते हैं, तो तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं हैं। बहुत गलत फहमी में जी रही हो संजना तुम। शायद तुम्हें पता नहीं। अपने पति से एक बार पूछ कर देखो कि मेरे पति और तुम्हारे पति की तनख्वाह में कितना फर्क है। संजना ने अनमोल की तरफ देखा, क्योंकि वह तो अभी भी इसी गुमान में थी कि जेठ जी की तनख्वाह अनमोल से बहुत ही कम होगी। अनमोल ने बोला, करीब करीब 1 लाख रुपए। संजना ने गर्व से दिव्या की तरफ देखा और बोला, देखा भाभी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तब तक अनमोल ने बोला, पूरी बात सुन लो संजना। भाभी ने पूछा था दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फर्क है, तो मैं 1 लाख का फर्क बताया मैंने। यह तो नहीं बोला कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख कम है। हाँ संजना, हमारी सैलरी में 1 लाख रुपए का फर्क है, लेकिन मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब तो संजना को जोर का झटका लग गया। वह बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो अनमोल? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से कम कैसे हो सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अनमोल ने बोला, मैं अभी बस इंजीनियर हूँ और भैया से बहुत नीचे की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे भैया जी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ मैं के जो मैनेजर बन चुके हैं, वह भी सीनियर मैनेजर। मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी अधिक हो सकती है भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से। मुझे सही सही पता भी नहीं है, लेकिन 1 लाख तो होगी ही, बल्कि 1.5 लाख भी भैया की तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है। और अनमोल सागर की तरफ देखने लगा। सागर ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन क्योंकि उसे दिखावा तो पसंद नहीं था, लेकिन वह बस यह बोलकर चला गया कि अनमोल सही बोल रहा है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तुम चाहो तो गूगल पर सर्च कर लो कि एक MNC की जो एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है, वह भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। और यह कहकर सागर अपने रूम में चला गया। संजना को तो यह सुनकर जोर का झटका लग ही चुका था, लेकिन दिव्या आज संजना को उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहती थी। वह संजना का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें तोहफे देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है, क्योंकि वह दिखा दिखा कर देता है?
क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। मेरी शादी को 16 साल बीत चुके हैं। और तुम्हें क्या लगता है मेरा पति कोई बेरोजगार है, या मुझे कोई भी जो तोहफा नहीं दिया होगा आज तक, और या अब नहीं दिया होगा? देखो संजना, तोहफा देने के लिए कोई खास दिन नहीं होता। मुझे जब दिल करता है मैं खरीद लेती हूँ। आओ तुम्हारी सच्चाई से सामना करवाती हूँ। और दिव्या संजना को खींचकर अपने रूम में ले गई और अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया और एक एक करके अपने जेवर संजना को दिखाने लगी और बोली, यह देखो, और यह जितने जेवर हैं ना, इतने जेवर लेने में तुम्हें कम से कम 15 साल लगेंगे। जब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी, लेकिन नहीं, तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तब तक मैं 15 साल और आगे निकल चुकी होंगी। फिर तुम्हें वहां तक पहुंचने में 15 साल और लगेंगे। और संजना, फिर तुम्हारे इस घमंड का क्या होगा, जरा सोचो। दिव्या के जेवर देखकर संजना का दिमाग घूम गया। संजना के पास उसके चौथाई जेवर भी नहीं थे। दिव्या ने बोला, यह तो बस मेरे वो जेवर हैं जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं। शादी में मुझे मायके से जो जेवर मिले वह मैं तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तुम्हारे जेठ जी ने मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं। और अब यह देखो, कहकर दिव्या ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। दिव्या की दूसरी अलमारी महंगी साड़ियों से भरी हुई थी। एक से एक महंगी साड़ियां थीं दिव्या के पास, जिन्हें संजना देखती रह गई। दिव्या ने बोला, मेरा गरीब पति यह सब तो नहीं दे सकता ना संजना? तो ये कहाँ से भरी हुई है? यह और इनमें से आधी से ज्यादा तुम्हारी शादी के बाद मैंने खरीदी है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दिखावा करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें कभी दिखाया ही नहीं। इनमें से यह जो 4 साड़ियां देख रही हो ना, यह सब 8,000 से ऊपर की साड़ियां हैं। और यह जो नई वाली साड़ी देख रही हो ना, जिसे अभी तक मैंने पहना भी नहीं है, यह 20,000 की साड़ी है और मैंने इसे परसों ही खरीदा है। मैं तुम्हारी तरह हर चीज का दिखावा नहीं करती संजना, बस पसंद आई तो ले ली, कभी मौका होगा तो पहन लूंगी। तुम्हारी तरह दिखावा मुझे पसंद नहीं है। और देखो संजना, मैं 20,000 की साड़ी लेकर आई। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, तुम्हारे यह गरीब जेठ जी, तुम्हें पता है अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? इस शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। समझ गई? या अभी भी कुछ और बताना बाकी है? क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे तो हुए नहीं हैं, तो बच्चों की फीस का अंदाजा तो तुम्हें होगा नहीं, खास करके इंटरनेशनल स्कूल की फीस का अंदाजा। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ संजना, मेरे एक बच्चे की फीस 30 से 35,000 रुपये महीने जाती है। अब इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। बच्चों की फीस सुनकर संजना का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर दिव्या ने बोला, और हाँ संजना, तुम क्या कह रही थी? जेठ जी के घर लेने की औकात नहीं है, इसलिए तुम यह घर हमें दान में दे दोगी। किस गुमान में जी रही हो संजना तुम? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? नहीं पता है तो अपने पति से जाकर पूछो, लेकिन कुछ पूछने से पहले जरा दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई यह सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अलग हो गई होती ना तो मैं इस घर में नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम मुझे यह घर दान में क्या दोगी? यह घर मेरा खुद का है, जिसमें तुम लोग मेरे एहसान पर रह रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है? यह घर तुम्हारे जेठ जी ने खरीदा है, वह भी अपने पैसों से, और यह घर मेरे नाम पर है। संजना हैरान हो गई और अनमोल की तरफ देखने लगी। अनमोल ने बोला, हाँ संजना, यह भाभी का घर है, पर हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, तो भाभी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि यह घर उनका है। बल्कि जब तक साथ रह सकेंगे साथ रहेंगे, उसके बाद परिवार बढ़ेगा तो अलग तो होना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे बीच प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन संजना, आज तुमने जो हरकत की है, अब तो हमें आज ही इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। और तुम्हारी वजह से हमारे बीच का प्यार मोहब्बत भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। संजना हैरान थी तो दिव्या ने बोला, क्यों, होश उड़ गए ना संजना? जिस बड़े आलीशान घर में तुम रहती हो और जो तुम हमें ही दान में देने की बात कर रही हो, यह मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है और मैंने तुम पर एहसान किया है इस घर में तुम्हें रखकर, समझी? तो संजना, कल ही तुम मेरे इस घर से निकल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानी सह रही हूँ। और संजना अभी भी हैरान थी और बोली, यह घर आपका कैसे हो सकता है? आपने बेईमानी से अपने नाम करा लिया होगा। यह घर तो हमारे ससुर जी का था, उन्होंने ही बनवाया था। मेरी शादी तय होते वक्त उन्होंने शादी जब तय करवाई थी तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे ससुर जी ने बहुत बड़ा घर अपनी कमाई से बनवाया है, जिसमें दोनों भाई रहते हैं। यह बात मुझे अच्छे से पता है। तब अनमोल बोल पड़ा, तुम्हें कुछ नहीं पता संजना। यह घर पापा का था, लेकिन छोटी वाली बहन की शादी के समय पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था और बहन की शादी करनी जरूरी थी। इसलिए यह घर उन्होंने बेच दिया था और हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त भैया की नई नई नौकरी लगी थी। यह घर भैया के दोस्त के पापा ने ही खरीदा था और भैया ने उनसे बोला था कि अंकल, आप इस घर को किसी को मत बेचिएगा, मैं पैसे जमा करके आपसे खरीद लूंगा, क्योंकि यह हमारा घर है। हमारा बचपन इस घर में बीता है, तो इस घर को हमें तो वापस लेना ही है। बस हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। और यह बात कोई बाहरी आदमी नहीं जानता था, सिर्फ घर के लोग ही जानते थे। इसलिए उस आदमी ने यह सब कुछ उसे नहीं पता था, जिसने हमारी शादी तय करवाई थी। इसलिए उसने शादी के समय ऐसा बोल दिया था कि तुम्हारे ससुर जी ने एक बहुत बड़ा घर बनवाया था। पर मुझे तो सारी बातें पता है ना संजना, और तुम्हारी ननंद को भी पता है। जाकर अपनी ननंद से पूछ लो। उस वक्त तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था और बहुत छोटा था। मेरी पढ़ाई का खर्च भी भैया उठा रहे थे, क्योंकि पापा के पास तो कोई पैसे बचे ही नहीं थे। सारा बिजनेस डूब गया था। भैया ने दिन रात मेहनत की और लोन भी लिया था। इस घर को भैया ने ही खरीद लिया था। लेकिन मम्मी पापा का यही कहना था कि भैया ने अपनी मेहनत के पैसों से इस घर को खरीदा है। पापा का एक भी रुपया इस घर में नहीं लगा था। इसलिए मम्मी पापा ने ही कहा था कि घर दिव्या भाभी के नाम पर खरीदो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा है। लोन भी तुम चुकाओगे तो यह घर भी तुम्हारा होना चाहिए। कल को अनमोल भी बड़ा होकर नौकरी करेगा तो अपने लिए घर खरीद लेगा। जिसका जो हक है वो उसे ही मिलना चाहिए। अनमोल कहने लगा, क्योंकि यह सब कुछ मेरे सामने की बात है संजना, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं है और यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तुम्हें तो बस बकवास करने की आदत है। देख लिया अपनी बकवास का नतीजा। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं भैया किस पोस्ट पर काम करते हैं? उनके बाद भी तुमने यह सोच लिया कि उनकी कुछ खास कमाई नहीं है। उनकी कमाई तक पहुंचने में मुझे सालों लगेंगे, समझी? संजना के पास दिव्या और अनमोल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही कई बातों में अब फंस चुकी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और दिव्या के जेवर और साड़ी देखकर तो उसका दिमाग ही चकरा गया था। ऊपर से जब से उसे यह पता चला यह घर दिव्या का है, तब से तो संजना को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया था। संजना के पास चुप रहने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। लेकिन दिव्या अब चुप नहीं रहने वाली थी। काफी दिनों से वह संजना की बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही थी। अब तो संजना ने हद कर दी। उसके पति सागर को ही उल्टी सीधी बातें सुना दी, जो कि दिव्या किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। इसलिए दिव्या ने अनमोल से कहा, अनमोल, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है।
मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। संजना जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें तो हर हाल में संजना का साथ देना ही है। तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, या अपने लिए घर खरीद लो, या किराए पर ले लो, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब एक छत के नीचे हमारा गुजारा संभव नहीं है। मैंने तो यही चाहा था, जब तक हो सकेगा हम एक साथ रहेंगे। भले ही तुम अपना घर ले लो, पर हम साथ में रहेंगे जब तक हमारा साथ में रहना संभव हो पाएगा। लेकिन संजना ने अब ऐसा माहौल कर दिया है कि अब तो साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ऐसे माहौल में इतनी गंदगी फैला दी संजना ने। अब मैं एक साथ रहने की सोच भी नहीं सकती। यह कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। अनमोल दिव्या को जाते हुए देख रहा था और संजना से बोला, देख लो अपने किए का अंजाम। अभी मेरी शादी में 1 साल भी नहीं हुआ और इतने सालों से भाई भाभी मुझे इतने प्यार से अपने साथ रखे हुए थे। आज तुम्हारी वजह से उन्हें बोलना पड़ा कि मैं अपना ठिकाना कहीं और देख लूं। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुरंत ही कोई मकान खरीद लूंगा? तो सुनो, मेरी नौकरी लगे हुए अभी 1 साल ही हुआ है। शादी के वक्त ही तुरंत मेरी नौकरी लगी थी, तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं तुरंत मकान खरीद लूं। और अगर मैंने लोन लिया तो बहुत वक्त लगेगा उस लोन को चुकाने में, क्योंकि डाउन पेमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ खास रकम नहीं है। क्योंकि जब से शादी हुई है मेरे खर्चे काफ़ी बढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं भैया जैसा नहीं हूँ। और मैंने तुम्हारे जेवरों पर और घूमने फिरने में और कपड़ों पर सारे पैसे उड़ा दिए। कोई खास सेविंग नहीं की है। तो इस गुमान में मत रहना कि मैं अभी तुरंत कोई नया मकान खरीद लूंगा। इसलिए अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, सामान क्या पैक करना है, हमारा इस घर में सामान है ही क्या। सारा सामान तो भैया भाभी का है। यह घर भी उन्हीं का था और सामान भी सब उन्हीं का है। मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा इस घर में, क्योंकि भैया भाभी ने कभी खरीदने नहीं दिया। और बोला था जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो अपने लिए जो खरीदना चाहे खरीदना, पर अभी यह घर हमें चलाने दे। और हाँ, जिस जिस वक्त तुमने बहुत बदतमीजी के साथ भैया को बिजली का बिल जमा करने के लिए बोला था ना, मैं उसी वक्त तुम्हें जवाब देने जा रहा था, लेकिन भैया ने इशारे से मुझे मना कर दिया था। और उसकी सच्चाई भी सुन लो, बिजली का बिल तो आज तक वैसे भी वही जमा करते थे। मैंने कभी कुछ नहीं किया, सब कुछ भैया भाभी ही मैनेज करते थे। हाँ, थोड़ा बहुत बेसन सूजी सब्जी वगैरह भाभी मुझसे कभी कभी मंगवा लेती थी, जो कि बहुत हल्के फुल्के खर्च होते थे। वह भी भाभी ने मेरी नौकरी लगने के बाद ही शुरू किया था, मेरे ही कहने पर। उसके पहले तो अगर भाभी को कुछ मंगवाना भी होता था तो वह मुझे पैसे पकड़ाती थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं कुछ कमाता नहीं था। लेकिन तुमने आते ही सबसे पहले उसी का हिसाब लिया था, क्योंकि तुम अपने मायके से यही सब कुछ सीख कर आई थी। तो तुम्हारे मायके वालों ने यह पता नहीं लगाया कि मेरी नौकरी लगे कितना वक्त हुआ है। शादी से 1 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी थी। तो तुम खुद ही सोच लो मैंने इस घर पर कितना खर्च किया होगा। लेकिन फिर भी भाभी ने यह सब बातें तुम्हें नहीं बताई और नहीं बोला था, और बोला था कि तुम दोनों भाई मिल बांट कर खर्चा चला लेते हैं। जबकि सच्चाई तो यह थी कि सारा खर्चा भैया भाभी चलाते थे। लेकिन मेरी इज्जत भाभी ने तुम्हारे सामने रख ली, और तुम्हें बहुत गुमान था ना कि भाभी मेरे से मेरे सारे पैसे ले लेती होगी। तो मेरे पास पैसे थे ही कहाँ। पैसे तो तब होते जब मैं कमाता। मैं तो खुद अपने खर्चों के लिए भैया भाभी से पैसे मांगता था, और जब मैंने कमाना शुरू किया उसके अगले महीने मेरी शादी हो गई। तो तुम खुद ही सोच लो संजना, मेरे कितने पैसे अब तक भैया भाभी ने लिए होंगे, या मैंने इस घर पर कितना खर्च कर दिया होगा। और अपनी शादी के बाद से तुम देख ही रही हो हमने कितना खर्चा कर दिया है इस घर पर। है तुम्हारा तो अधिक से अधिक मकसद यही होता है सारा खर्चा भैया भाभी करें और हमारे पैसे बच जाएं।
जो कि भैया भाभी करते भी जा रहे थे। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने सारी सीमाएं पार कर ली, सब कुछ खत्म कर दिया। अब कहीं कभी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि रिश्तों में गांठ पड़ गई है। संजना के पास अनमोल की बातों का कोई जवाब नहीं था। अनमोल ने बोला, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर सामान पैक करो, हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब तो अगर भैया मुझे रोकेंगे भी तो भी मेरे लिए तो शर्म के मारे इस घर में मुझसे नहीं रुका जाएगा। संजना चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।